हेलो प्यारे साथी, नमस्कार। मैं आपका अपना श्रद्धेय पवार आपके अपने चैनल जेडी कैंपस क्लासेस में स्वागत करता हूं। प्यारे साथी, आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं जनगणना की एक क्लास। और ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होगी। आपने देखा होगा कि आपके जो अभी लेटेस्ट में एग्जाम आने वाले हैं, या इससे पहले आरपीएफ एसआई का एग्जाम हुआ है, इससे पहले एसएससी जीडी का एग्जाम हुआ है, तो यहाँ से क्वेश्चन स्वाभाविक बनते हैं। और अब पहले, आज से पहले वर्षों में क्या होता था कि जनगणना से जो क्वेश्चन पूछे जाते थे वो थोड़े से आसान पूछे जाते थे। आजकल जो वो ट्रेंड है वो बदल गया है, और जनगणना से क्वेश्चन जो पूछता है वो एग्जामिनर अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ में हम चलते हैं अपनी क्लास की ओर। थोड़ा सा तबीयत सही नहीं है, अगर भाई हम जनगणना को पूरा 2 वीडियो में कवर करेंगे, और आशा है कि मुझे इस वीडियो से बाहर, इन 2 वीडियो से बाहर जनगणना का एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। अच्छा कंटेंट आपको देंगे, तो सभी ध्यान से एक बार इस क्लास को देखेंगे। तो इतिहास से लेकर वर्तमान तक जितने भी आपके जनगणना के क्वेश्चन बनते हैं, चाहे आपका डीप क्वेश्चन हो, चाहे आपका अच्छे लेवल का क्वेश्चन हो, वो सब इसी वीडियो से और इससे अगली वीडियो से कवर हो जाएगा। तो जनगणना 2011 का जितने भी आपके फैक्ट हैं, तो वो भी हम इसी वीडियो से कवर करेंगे। उसके बाद में जनगणना का इतिहास, जनगणना सबसे पहले कहां से शुरू हुई, किस देश ने कराई, कब कराई। जनगणना एक लैटिन भाषा का शब्द है, आपको पता होना चाहिए। जो जनगणना है प्यारे बच्चे, वो आपको लैटिन भाषा से लिया गया है। जो जनगणना शब्द है वो कहां से लिया गया है? वो आपका लैटिन भाषा से लिया गया है। जनगणना को जब आप पढ़ोगे, जन प्लस गणना, 2 शब्दों में देखते हैं। जन प्लस गणना, जन का आपको पता है अर्थ क्या होता है? लोग। और गणना का अर्थ क्या होता है? गिनती या मूल्यांकन। गिनती या मूल्यांकन। तो जहां पे लोगों की गिनती या मूल्यांकन का आकलन किया जाता हो, उसे कहते हैं जनगणना। चाहे आपकी शिक्षा के क्षेत्र में हो, या आपके साक्षरता के क्षेत्र में हो, या आपका लिंगानुपात सेक्स रेशो के उसमें हो। तो आइए अब चलते हैं आगे। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि प्राचीन काल में जनगणना का जो प्रमाण मिलता है वो रोमन साम्राज्य में कैडेस्ट्रल सर्वे के रूप में मिलता है। आपको पता होगा, जब पुराना समय था तो वहां पे जनगणना का जो सबसे पहले प्रमाण मिलता था, तो वहां पे एक साम्राज्य था जिसका नाम था रोमन साम्राज्य। तो रोमन साम्राज्य में कैडेस्ट्रल सर्वे के रूप में जाना जाता था। तो जो कैडेस्ट्रल सर्वे, सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा एग्जामिनर कि जनगणना का जो प्रमाण मिलता है वो किस रूप में मिलता है। तो किस रूप में मिलता है प्यारे बच्चे? कैडेस्ट्रल सर्वे। और यहां से क्वेश्चन बनने की प्रबल संभावना है, इंपॉर्टेंट चीज है ये भाई साहब। उसके बाद में हम चलते हैं मुगल काल। आपने पढ़ा होगा 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध होता है, और बाबर की यहां पे एंट्री हो जाती है मुगल काल में। तो मुगल काल में किस साहित्य में जनगणना उल्लेख मिलता है? तो कहां पे मिलता है? वो मिलता है आपका अबुल फजल। अबुल फजल द्वारा रचित आईने अकबरी, जो कि 1595 से 96 के रूप में एक ग्रंथ या पुस्तक लिखी गई, तो उसमें सबसे पहले जनगणना का उल्लेख मिलता है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि मुगल काल में जनगणना का उल्लेख कहां पर मिलता है, तो आप बताओगे कि मुगल काल में जनगणना का जो उल्लेख मिलता है वो अबुल फजल द्वारा एक पुस्तक लिखी गई जिसका नाम था आईने अकबरी, जो कि 1595 से 96 में लिखी गई। उसमें मुगल काल में जनगणना का उल्लेख मिलता है। आपको मैं बता दूं कि ये जो अबुल फजल था, आपको पता होना चाहिए कि अकबर नाम का एक राजा, आप सभी अकबर से परिचित होंगे। अकबर का जो टाइमिंग काल था वो 1556 से 1605 के अप्रोक्स रहा है। और उसके बाद में उनके यहाँ पे एक नवरत्नों में से एक नवरत्न का नाम था अबुल फजल। तो अबुल फजल ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था आईने अकबरी। आगे चलते हैं। आधुनिक पद्धति से सर्वप्रथम जनगणना का जो उल्लेख मिलता है वो 1749 में स्वीडन देश के द्वारा मिलता है। आपसे यह क्वेश्चन भी एग्जामिनर कई बार पूछता है कि सबसे पहले या सर्वप्रथम जनगणना का जो उल्लेख मिलता है वो किस देश ने किया, या सबसे पहले जनगणना कहां, किस देश ने शुरू की। तो कहां ने, किस देश ने शुरू की प्यारे बच्चे? वो की थी आपकी स्वीडन ने। कब की थी? 1749 में। अब आगे चलते हैं। सर्वप्रथम 10वीं जनगणना शुरू की गई अमेरिका द्वारा। कब की गई प्यारे बच्चे? 1790 में। आपसे यहां से भी 2 क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले पूछेगा कि जनगणना का जो श्रेय जाता है वो किस देश को जाता है। तो किस देश को जाता है प्यारे बच्चे? वो जाता है आपका स्वीडन देश को। किस देश को प्यारे बच्चे? स्वीडन देश को। और फिर दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि सर्वप्रथम 10वीं जनगणना शुरू की गई वो किस देश के द्वारा शुरू की गई? किस देश के द्वारा शुरू की गई प्यारे बच्चे? वो कहते हैं आपका अमेरिका के द्वारा। कब की गई थी? 1790 में। अब आप कहोगे कि सर 10वीं जनगणना का अर्थ क्या होता है? 10वीं जनगणना, भाई साहब 10वीं जनगणना का जो आपका अर्थ होता है, 10 का मतलब होता है जो 10 सालों में एक बार जनगणना की जाती है। 10वीं जनगणना मतलब जो
10 सालों में एक बार हो, उसे कहते हैं प्यारे बच्चे 10 के जनगणना। जैसे आपको पता है कि जैसे हमारे यहाँ पे 1911 में हुई, उसके बाद में 1921 में हुई, उसके बाद में 1931 में हुई, ऐसे ही चलते चलते 1991 में हुई, फिर आपकी 2001 में हुई, फिर आपकी 2011 में हुई। तो कितने साल का अंतर है यहाँ पे? 10 साल। फिर यहाँ पे आपका 10 साल, फिर यहाँ पे आपका 10 साल। तो आपको पता होना चाहिए जो 10 वर्षों में एक बार होती है प्यारे बच्चे, उसे कहते हैं आपका 10 की जनगणना। नेक्स्ट, भारत में जनगणना का इतिहास। अब हमने पढ़ा है कि सबसे पहले जनगणना कहां हुई थी, किस देश से हुई थी, मौर्य काल मुगल काल में कब हुई, प्राचीन काल में कब हुई। तो अब पढ़ते हैं भारत में कि भारत में जनगणना का इतिहास क्या है, कहां पे हुई, सबसे पहले किसने कराई। तो अब चलते हैं जेम्स प्रिसअप। आपने पढ़ा होगा कि इससे पहले इंग्लैंड में जो जनगणना हुई थी प्यारे बच्चे, इंग्लैंड में जनगणना वो कब हुई थी? वो हुई थी 1800 से 1801 के एप्रोक्स। और आपको पता है कि भारत अब तक किसके गुलाम था? यहाँ पे हम थे अंग्रेजों के अधीन। तो उन्होंने क्या किया कि भाई साहब जब हमारे यहाँ पे जनगणना होगी तो भारत में भी जनगणना करानी स्वाभाविक है। तो इन्होंने क्या किया कि जेम्स प्रिसअप उस टाइम पे यहाँ पर थे। आपको पता होगा कि अशोक के जो शिलालेख पढ़े थे सबसे पहले, वो किसने पढ़े थे? वो 1837 में वो यही जेम्स प्रिसअप था कि जिसने अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम पढ़ा था। और एक क्वेश्चन और बनता है, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने खोजा था? तो किसने खोजा था? वो खोजा था टी फैंथिलर ने। और पढ़ा था किसने? जेम्स प्रिसअप ने। तो जेम्स प्रिसअप के द्वारा जनगणना करवाई गई इलाहाबाद में। कब करवाई गई थी? 1824 में। और फिर कराई गई आपकी बनारस में वर्ष 1827-28 में। आपसे दो क्वेश्चन प्यारे बच्चे पूछ लेता है। वो दो क्वेश्चन क्या पूछता है? ये पूछेगा आपसे, और एसएससी सीजीएल सीपीओ में अभी पीछे ही लेटेस्ट क्वेश्चन आया है। वो क्या क्वेश्चन पूछा है कि भारत में सबसे पहले अपूर्ण जनगणना किन दो शहरों की हुई? तो ये जो दो शहरों की जनगणना हुई थी, ये प्यारे बच्चे अपूर्ण थी, मतलब पूरी नहीं हुई। तो जेम्स प्रिसअप के द्वारा कराई गई थी। कब कराई गई थी? एक तो कराई गई थी इलाहाबाद में। कब, कौन से में? सन 1824 में। दूसरी जनगणना प्यारे बच्चे हुई थी, वो हुई थी आपकी बनारस में। कब हुई थी प्यारे बच्चे? 1827 और 28 में। ये दो जनगणना जो हुई थी सबसे पहले, ये अपूर्ण थी, मतलब पूरी अनकंप्लीट, मतलब पूरी नहीं थी। इसके बाद में किसी भारतीय शहर की पहली पूर्ण जनगणना जो हुई थी वो 1830 में हुई थी प्यारे बच्चे। वो कहां पे थी? ढाका, जहां पे आपने पढ़ा होगा कि बांग्लादेश की जो राजधानी है वो कहां पे है? ढाका में। तो ढाका उस टाइम पर हमारे भारत में ही हुआ करता था, भारत का ही, ये भारत का ही हिस्सा था, भारत का ही हिस्सा था, भारत का ही हिस्सा था उस टाइम पर ढाका। तो किसके द्वारा कराई गई थी? हेनरी वाल्टर के द्वारा ये जनगणना बांग्लादेश में, यानी कि आज का बांग्लादेश में कराई गई थी। आपसे क्वेश्चन प्यारे बच्चे पूछता है एग्जामिनर, वो क्या पूछता है? ये पूछता है कि किसी भारतीय शहर की, उस टाइम पर ढाका, आपको पता है कि ढाका किसका हिस्सा हुआ करता था? अपने अखंड भारत का हिस्सा हुआ करता था। आपसे पूछेगा कि किसी भारतीय शहर की पहली पूर्ण जनगणना किसके द्वारा कराई गई थी? तो वो कराई गई थी आपकी हेनरी वाल्टर के द्वारा। किस शहर की कराई गई थी? तो वो कराई गई थी ढाका, मतलब बांग्लादेश की जो आप आज राजधानी पढ़ते हैं, ढाका शहर की राजधानी, ढाका की आपकी जनगणना कराई गई थी। कब कराई गई थी प्यारे बच्चे? वो कराई गई थी आपके 1830 में। फिर है आपका भारत में पहली अनियमित यानी कि गैर तुल्यकालिक जनगणना जो हुई थी वो 1872 में हुई। शासनकाल था उस टाइम पर मेयो का। किसका प्यारे बच्चे? मेयो का। यहां से क्वेश्चन जरूर बनता है। क्या क्वेश्चन पूछेगा कि भारत में पहली अनियमित जनगणना किसके शासनकाल में शुरू हुई? तो किसके शासनकाल में शुरू हुई थी प्यारे बच्चे? मेयो के शासनकाल में। कब हुई थी प्यारे बच्चे? वो हुई थी आपके 1872 में। इसके बाद में आपसे क्वेश्चन पूछता है कि भारत में ये जो जनगणना हुई थी, ये नहीं पता था इसके बाद में कि जो अगली जनगणना होगी वो किस वर्ष होगी, या उसका आधार कौन सा वर्ष होगा, कितने वर्षों के बाद होगी। इसके बाद में भारत में पहली तुल्यकालिक या नियमित जनगणना हुई थी, वो 1881 में हुई थी, जिसमें रिपिन का यहाँ पे रिपिन का कार्यकाल था। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भारत में अनियमित जनगणना किसके कार्यकाल में शुरू हुई थी? तो किसके कार्यकाल में शुरू हुई थी प्यारे बच्चे? वो हुई थी आपकी लॉर्ड मेयो के काल में। उसके बाद में आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भारत में जनगणना, नियमित जनगणना किसके काल में शुरू हुई? तो किसके काल में शुरू हुई? वो हुई थी प्यारे बच्चे रिपिन के। और कब हुई थी? ये हुई थी आपकी 1881 में। एक ब्लैंक बोर्ड ले लेते हैं आपसे। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि अनियमित जनगणना
अनियमित जनगणना वो किसके कार्यकाल में शुरू हुई? 1872 में। कौन था यहां पे? लॉर्ड मेयो। ठीक है, फिर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भारत में नियमित जनगणना की जो शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी प्यारे बच्चे? वो हुई थी आपके 1881 में। किसके कार्यकाल में? वो हुई थी यहां पे लॉर्ड रिपिन के कार्यकाल में। और भाई साहब जेडी कैंपस के बाहर डीजे का मॉल है और बड़ा ही सुंदर एक धोन नगाड़ों की बज रही है और संदीप सर हमारे बाहर मजा ले रहे हैं, उसका आनंद ले रहे हैं। ठीक है, तो अब आते हैं यहां पे स्वतंत्र भारत की। ये क्वेश्चन आपको क्लियर होना चाहिए कि भारत में पहली अनियमित जनगणना मतलब 1872 मेयो, उसके बाद में भारत में पहली नियमित जनगणना जो हुई थी वो हुई थी आपके 1881 में रिपिन के कार्यकाल में। 1881 में जनगणना आयुक्त कौन थे? भाई साहब मोस्ट इंपोर्टेंट, और यहां से क्वेश्चन जरूर बनता है। क्या क्वेश्चन पूछेगा कि जब 1881 में आपकी नियमित जनगणना हुई थी उसमें आयुक्त कौन थे? जनगणना के आयुक्त वो कौन थे प्यारे बच्चे? WC प्लोडेन। तो WC प्लोडेन क्या था? 1881 में जनगणना आयुक्त थे। ठीक है, आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना। आपको पता है जनगणना फिर क्या होगी? 1872 में क्या थी आपकी? अनियमित थी। उसके बाद में क्या आया? 1881 में क्या आया आपका? नियमित जनगणना। और नियमित का मतलब चलती गई, फिर 1881 में हुई, फिर आपकी 1891 में हुई, फिर आपकी 1901 में हुई, फिर इसके बाद में 10 सालों के बाद में चल रही थी ना, और फिर 10 सालों के बाद में मतलब 1911 में हुई, फिर आपकी 1921 में हुई। और आपको पता है स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना जो हुई थी वो कब हुई थी? 1951 में। आपको पता है कि भारत कब आजाद हुआ? 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ। तो उसके बाद में जनगणना कौन सी आनी थी? तो स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई मतलब प्यारे बच्चे? 1951 में। जनगणना आयुक्त कौन थे? जब 1951 में स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना हुई तो उस समय पर जो जनगणना के आयुक्त थे उनका नाम था WM येट्स और RA गोपाल स्वामी। ये आपसे वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई साहब, ये आपसे क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा कि स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना के आयुक्त कौन थे? जनगणना आयुक्त कौन थे? उनका नाम था WM येट्स और RA गोपाल स्वामी। एक बार और बोलोगे आप, WM येट्स और RA गोपाल स्वामी। इससे आगे है प्यारे बच्चे 2011 की जनगणना कुल मिलाकर 15वीं जनगणना थी एवं स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। आपको पता है कि भाई साहब जनगणना की शुरुआत कब हुई नियमित? 1872 में। इसके बाद कब हुई? 1881 में। इसके बाद कब हुई होगी? 1891 में। फिर कब हुई होगी? 1901। फिर कब हुई होगी? 1911। फिर कब हुई होगी प्यारे बच्चे? 1921। फिर कब हुई होगी? 1931। फिर 1941। फिर कब हुई होगी? 1951। फिर 61। फिर 71। फिर आपका 81। फिर आपका 91। फिर आपका 91 के बाद 2001। फिर आपका 2011। तो देखो कितने साल हो गए भाई साहब? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और आपका 15। तो 2011 की जो जनगणना थी कुल मिलाकर कौन सी जनगणना थी प्यारे बच्चे? ये थी आपकी 15वीं जनगणना। और आपसे एक क्वेश्चन और पूछता है कि स्वतंत्र भारत की कौन सी जनगणना थी? 7वीं जनगणना। आपको पता है कि यहां पे कौन सी थी आपकी? 1947 में देश क्या हो गया था हमारा? आजाद हो गया था। तो ये कौन सी जनगणना थी? उसके बाद में गिनो 1 2 3 4 5 6 और आपका 7। तो कौन सी थी प्यारे बच्चे? स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। 21वीं शताब्दी की दूसरी जनगणना थी। आपको पता होना चाहिए, यह क्वेश्चन भी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो 2011 की जनगणना थी वो 21वीं शताब्दी की कौन सी जनगणना थी? कौन सी जनगणना थी प्यारे बच्चे? वो थी आपकी दूसरी जनगणना। कैसे भाई? आपको पता है जो 21वीं सदी चली थी वो कब से कब तक? भाई 2000 से स्टार्ट हो गई थी। और कब से? तो 2001 में आपकी कौन सी जनगणना हुई थी? इसके बाद में 2000 से आपकी 21वीं सदी स्टार्ट होगी तो यहां पे कौन सी जनगणना चली? 2001। और फिर इसके बाद में कौन सी आई? 2011। तो इसने पूछा है कि 21वीं शताब्दी की दूसरी जनगणना थी। भाई एक तो 2001 में हुई, एक कौन सी हुई आपकी? 2011 में। तो 21वीं शताब्दी कौन सी जनगणना थी? दूसरी जनगणना थी। जनगणना को एक नजर में पढ़ेंगे कि सबसे पहले आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जनगणना जो है किस मंत्रालय के अधीन आता है? तो किस मंत्रालय के अधीन आता है प्यारे बच्चे? वो आता है आपका गृह मंत्रालय के
अधीन। जो जनगणना आता है वो किससे संबंधित है? गृह मंत्रालय से संबंधित है। जनगणना संविधान की 7वीं अनुसूची, आपको पता है कि जब मैंने आपको संविधान के कुछ टॉपिक पढ़ाए थे उसमें आपको पता है कि जो संविधान होता है संविधान की 12 अनुसूची होती है, तो 12 में से जनगणना संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत संघ सूची का विषय है। आपको पता है भाई साहब, 1 मिनट दोगे? बाहर पूरा माहौल बना हुआ है, शायद आपको आवाज ना आ रही हो, ये आ रही है? ये बहुत ज्यादा शोर है, बहुत ज्यादा। तो जनगणना संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत संघ सूची का विषय है। कौन सी सूची का विषय है आपका? 7वीं सूची का। संघ सूची किसे कहते हैं? जो या जिस पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। आपको पता होगा ना, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची 7वीं सूची के अंतर्गत आती है। तो संघ सूची क्या होती है भाई साहब? जिस पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। संघ सूची में 69वें स्थान पर इसका स्थान है। किसका? जनगणना का। जनगणना का जो विषय है अनुच्छेद 246 के तहत केंद्र सरकार के पास है। आपको पता है कि 7वीं अनुसूची में संघ सूची मतलब केंद्र सरकार। जनगणना का जो विषय है वो कौन से अनुच्छेद में आता है? 246 में। ठीक है। अधिनियम कौन सा था? आपसे ये क्वेश्चन भी बार बार पूछता है एग्जामिनर। वो क्या पूछता है कि जनगणना अधिनियम कब पारित हुआ? तो कब पारित हुआ प्यारे बच्चे? ये हुआ आपका 1948 में। और एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है कि जो आपके अच्छे लेवल के एग्जाम है कि जो 1948 का जो आपका जनगणना एक्ट था वो किसके द्वारा पेश किया गया था? किसने पेश किया था प्यारे बच्चे? वो किया था आपके तत्कालीन उस समय के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, ठीक है, उनके द्वारा ये पारित किया गया था, पेश किया गया था। जनगणना का जो शीर्ष अधिकारी होता है, यहां से भी क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर पूछता है। क्या क्वेश्चन पूछता है? वो क्वेश्चन पूछ लेता है आपसे कि जनगणना का जो आपका शीर्ष अधिकारी होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं आपका महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त। मतलब जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं, क्या कहते हैं प्यारे बच्चे? वो कहते हैं आपका रजिस्टर जनरल एंड सेंसस कमिश्नर। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जनगणना का जो आपका शीर्ष अधिकारी होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं आपका महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त, रजिस्टर जनरल एंड सेंसस कमिश्नर। क्या कहते हैं प्यारे बच्चे? रजिस्टर जनरल एंड सेंसस कमिश्नर। 2011 में आपसे यह भी क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई साहब। क्या क्वेश्चन पूछेगा कि 2011 में जनगणना के आयुक्त कौन थे? तो कौन थे भाई साहब? उनका नाम क्या था? डॉक्टर सी चंद्रमौली। और वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। क्या पूछेगा कि जब 2011 की जनगणना हुई थी तो उस टाइम पर जनगणना आयुक्त कौन थे? उनका क्या नाम था प्यारे बच्चे? उनका नाम था आपका डॉक्टर सी चंद्रमौली। 2022 से मृत्युंजय कुमार नारायण। आपको पता है कि 2022 से जो आपके जनगणना आयुक्त होंगे वो कौन होंगे? आपके मृत्युंजय कुमार नारायण। और कुछ साथियों का कमेंट आ रहा होगा कि सर जब जनगणना नियमित होनी है 1881 में हुई, 91 में हुई, 2001 में हुई, तो जब 2011 में आपकी लास्ट जनगणना हुई तो उसके बाद में तो 2021 में होनी थी और 21 में सर जनगणना नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्यों? आपको पता है कि यहाँ पे बीच में क्या आ गया था? कोविड-19। तो कोविड-19 की वजह से जनगणना को स्थगित कर दिया गया। तो उस समय पर जो जनगणना आयुक्त बनाए गए थे 2022 में, वो कौन बनाए गए थे? मृत्युंजय कुमार नारायण सिंह। मतलब जो आगामी आपकी जनगणना होगी तो उसमें जनगणना आयुक्त कौन रहेंगे? वो रहेंगे आपके मृत्युंजय कुमार नारायण। ठीक है। नेक्स्ट है आपका सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर 1961 से 1971। 1961 से 1971 के दशक में हुई, वो कितनी हुई प्यारे बच्चे? वो हुई थी आपकी 24.80% की जनसंख्या वृद्धि दर हुई थी। आपसे यह क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये बताइए, दो क्वेश्चन पूछता है कि एक तो ये बताइए कि सबसे ज्यादा नकारात्मक दर कब रही, और एक क्वेश्चन आपसे पूछता है कि जनसंख्या वृद्धि दर सबसे ज्यादा किन उसमें रही। तो किस उसमें रही थी? 1961 से 1971 के दशक में जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक रही थी। उसके बाद में अगर आपसे कोई पूछे कि संख्या में सबसे ज्यादा वृद्धि ये कब थी, ये तो थी आपकी प्रतिशत में, और यहां पे है आपका संख्या में। यह भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। क्या क्वेश्चन पूछता है कि संख्या में सबसे ज्यादा वृद्धि वो कब हुई थी? 1991 से 2001 के बीच में। कितनी हुई थी प्यारे बच्चे? ये हुई थी आपकी 18.23 करोड़। कितनी प्यारे बच्चे? 18.23 करोड़। ये तो थी आपकी संख्या में, और ये थी आपकी वृद्धि दर मतलब प्रतिशत में। ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन पूछता है
किस दशक में जनसंख्या वृद्धि दर नकारात्मक रही? वो कब रही थी प्यारे बच्चे? ये क्वेश्चन आपसे बार बार एग्जामिनर पूछता है। कौन सी घुंटी होती है भाई साहब? इसमें क्वेश्चन पूछता है कि ये बताइए जनसंख्या वृद्धि दर नकारात्मक कब रही? इसको ग्रेट डिवाइडेड भी कहते हैं। मतलब सबसे ज्यादा नकारात्मक दर रही थी कब से? 1911 से 1921 में। एक तो आप कारण मान सकते हैं कि यहां पे प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। दूसरा मेन कारण जो थे इसके नकारात्मक दर के कारण क्या क्या थे? एक था 1918 में यहां पे एक बीमारी आई थी, फ्लू महामारी। जैसे आप पढ़ा होगा ना कोरोना महामारी। कोरोना महामारी भाई साहब कुछ भी नहीं थी, ये कितनी खतरनाक बीमारी थी कि इसमें कम से कम ये आंकड़े बताते हैं कि 12 लाख 12 मिलियन लोगों की जान गई। लोगों की जान गई इस महामारी में। तो यहां पे भाई साहब एकदम क्या हो गया? जनसंख्या वृद्धि दर बिल्कुल डाउन आ गई। और आपको पता होगा कि जो हमारे बड़े थे या उनसे पूछना कि एक समय पर वो बताते थे कि भाई साहब 1920 या 18 के लगभग एक ऐसी बीमारी आई थी कि एक को 100 पर ले जा रहे हैं तो दूसरा पीछे एक्सपायर हो गया, फिर तीसरे को ले गए तो चौथा हो गया और पांचवे को। मतलब जब लोगों को, ये तक लोग बताते हैं कि जब लोगों को ईंधन नहीं बचा उनको जलाने के लिए, शवों को जलाने के लिए, तो लोगों ने क्या किया? अपने घरों की छतों तक की कड़ियां जो होती है उनको उखाड़ा और वहां पे अंतिम संस्कार किया। इतना बुरा हाल हो गया था इस वाली बीमारी में। कौन सी वाली में भाई साहब? फ्लू महामारी जो आई थी। और इसके दूसरा कारण, तीसरा कारण क्या हो सकता है कि हमारे यहाँ पे इम्यूनिटी पावर बिल्कुल डाउन हो चुका था कुछ जगह का। जैसे यहाँ पे सूखा पड़ गया था, एक कारण था सूखा और अकाल। मतलब सूखा पड़ गया यहाँ पे, तो यहाँ पे जो लोगों की, कुछ तो लोग सूखे के कारण ग्रसित हो गए और उनके जो इम्यूनिटी सिस्टम था बिल्कुल वो क्या हो गया था भाई साहब? बिल्कुल डैमेज हो गया था। तो ये कारण भी एक मेन कारण रहा होगा। सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर कब से कब तक? 1961 से 1971 के बीच में दशक में हुई। कितनी हुई भाई साहब? 24.8%। ये हमने रिपीट क्वेश्चन हो गया भाई साहब। वर्ष 1921 को, ये आपसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछता है। क्या पूछता है? वर्ष 1921 को जनसांख्यिकी विभाजन वर्ष के रूप में जाना जाता है। क्या था भाई साहब ये? इसमें क्या रही थी आपकी? नकारात्मक दर रही थी। ठीक है, एक तो मैंने बताया 1918 में फ्लू महामारी, दूसरा क्या यहां पे आ गया? अकाल। क्योंकि यह एकमात्र जनगणना वर्ष था जब जनसंख्या वृद्धि दर में कमी आई थी। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे ज्यादा कमी या सबसे ज्यादा नकारात्मक दर किस जनगणना वर्ष में रही थी? तो क्या बताओगे प्यारे बच्चे? वो रही थी आपकी कितने, कौन से में? वो रही थी आपकी 1911 से 1921 के बीच में। कितनी रही थी यहाँ पे? कितनी जनसंख्या वो थी यहाँ पे? 0.31% की नकारात्मक दर। मतलब इतनी यहाँ पे जनसंख्या वृद्धि दर घटी थी। ठीक है, अब है आपका नकारात्मक दर का कारण। मतलब ये जो आपने पढ़ा है ना 1911 से 1921 का जो टाइमिंग काल था, इसमें नकारात्मक दर रही, सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि दर घटी। तो क्यों घटी? एक तो मैंने आपको कारण बताया है, कौन सा? 1918 का फ्लू महामारी। दूसरा कारण कौन सा हो सकता है? दूसरा था भाई साहब यहाँ पे अकाल। मतलब सूखे के कारण लोगों का इम्यूनिटी सिस्टम इतना डाउन हो गया कि लोगों के पास जीने का सहारा तक नहीं बचा। फिर है यहाँ पे 1911 से 1921 के दशक में जनसंख्या वृद्धि दर में ह्रास कितना हुआ भाई साहब? -0.31% की स्थिति आई, जिसका कारण अकाल एवं महामारी। एक तो अकाल एवं महामारियों का प्रकोप था जिसके चलते मृत्यु दर अधिक हो गई थी। अब हम पढ़ेंगे भाई साहब प्रशासनिक ढांचा। मतलब यहां से मोटा मोटा सा क्वेश्चन आ जाता है, कुल राज्य और यूटी। मतलब यहां पे कुल राज्य और यूटी मतलब केंद्र शासित प्रदेश। तो आपको पता होना चाहिए कि कितने पहले कितने थे? पहले थे आपके 35 और अब कितने हैं वर्तमान में? अब है आपके 36। जिले से क्वेश्चन आ जाता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार कितने जिले हैं? कितने जिले हैं प्यारे बच्चे? वो है आपके 640। उप जिले कितने हैं? सब डिस्ट्रिक्ट्स वो कितने हैं? 5924। उसके बाद में नगरों की संख्या, नंबर ऑफ सिटीज 7933। वैधानिक नगर वो कितने थे प्यारे बच्चे? 4041। जनगणना नगर 3892। मतलब आंकड़ा आपको ये याद रखना है। एक तो इससे क्वेश्चन बनता है भाई साहब, एक बनता है आपसे इससे क्वेश्चन, और कभी कभी पर ये भी बन जाता है। ठीक है, क्या क्या पूछेगा कि जनगणना 2011 के अनुसार जिलों की संख्या कितनी थी? तो कितनी थी भाई साहब? 640। उप जिले कितने हैं भाई साहब? वो कितने हैं? 5924। जनगणना 2011 की संदर्भ तिथि जो थी वो 1 मार्च 2011 से
रात के मध्य रात्रि 12 बजे तक का जो समय था, ठीक है। जनगणना 2011 की जो संदर्भ तिथि थी वो क्या थी प्यारे बच्चे, 1 मार्च 2011 की मध्य रात्रि से 12 बजे तक, ठीक है। 2011 के अनुसार भारत में कुल ग्राम कितने थे, मतलब 2011 की जो जनगणना हुई थी तो भारत में कितने गांव थे, 6,40,930 यहाँ पे गांव थे। ग्रामीण जनसंख्या कितनी थी भाई साहब, वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट, ये भी आपका और ये भी आपका वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। क्या है भाई साहब, क्या क्वेश्चन पूछेगा कि 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या कितनी थी, वो कितनी थी भाई साहब, वो कितनी थी आपकी 68.9%। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि ग्रामीण जनसंख्या कितनी थी, वो कितनी थी 68.9%। उसके बाद में आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि 2011 की जनसंख्या के अनुसार शहरी जनसंख्या, भाई साहब शहरी जनसंख्या कितनी थी, वो थी आपकी 31.1%। कितनी भाई साहब, 31.1%। एक बार आप मुझे बताओगे कि 2011 की जनगणना के अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार गांव की जनसंख्या कितनी थी प्रतिशत में, और किसके बताओगे, शहर या नगर की जनसंख्या। तो नगर की मैं बता देता हूं आपको 31.1%, और भाई साहब शहर की उसकी गांव की कितनी थी, वो थी आपकी 68.9%। कितनी थी प्यारे बच्चे, वो थी आपकी 68.9%, आपको याद रखना है। उसके बाद में 2001 में भारत की जनसंख्या, आपको पता है 1991 से फिर बाद में कौन सा आया 10 साल बाद 2001, तो 102.87 करोड़। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि 2001 में भारत की जनसंख्या कितनी थी, तो भारत की जनसंख्या कितनी थी भाई साहब, 102.87% थी, 102.87 करोड़। कितनी थी प्यारे बच्चे, 102.87 करोड़। और अब कितनी है, 2011 तक बढ़कर कितनी होगी थी, 121 करोड़ होगी थी। कितनी होगी थी, लगभग 121 करोड़। भारत की जनसंख्या की 10 के वृद्धि दर, 10 के मतलब जो 10 सालों में वृद्धि दर हुई वो कितने परसेंट हुई, वो कितनी हुई थी 17.70%। कितनी हुई थी प्यारे बच्चे, 17.70%। जबकि वार्षिक वृद्धि दर, वार्षिक मतलब जो वर्ष में एक बार होती है, जो आपकी वार्षिक वृद्धि दर हुई थी वो कितनी हुई थी प्यारे बच्चे, 1.64%। कितनी हुई थी यहाँ पे 1.64% की वार्षिक वृद्धि दर हुई। शीर्ष दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही थी, टॉप डिकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट वो कितना रहा था प्यारे बच्चे, राज्यों में किसका रहा था सबसे ज्यादा शीर्ष दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर, वो रहा था आपका यहाँ पे मेघालय का। और केंद्र शासित प्रदेश मतलब यूटी में किसका रहा था, यूटी में रहा था आपका दादरा और नगर हवेली का रहा था। कितना रहा था प्यारे बच्चे, वो रहा था आपका 55.88%। किसका रहा था यूटी में, दादरा और नागर हवेली का कितना रहा था 55.88%। उसके बाद में राज्य का कितना रहा था, मेघालय कितना प्रतिशत रहा था 27.95%। अब आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि न्यूनतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर किसकी रही थी, लोवेस्ट डिकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट वो किसका रहा था राज्य में रहा था प्यारे बच्चे आपका नागालैंड का। किसका, राज्य में किसका रहा था, न्यूनतम मतलब लोएस्ट डिकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट किसका रहा था, नागालैंड का। कितना रहा था, -0.58%। कितना प्यारे बच्चे, -0.58%। उसके बाद में केंद्र शासित प्रदेश यूटी में कौन था, उसका था प्यारे बच्चे लक्षद्वीप। लक्षद्वीप का क्या रहा था, न्यूनतम 10 के जनसंख्या वृद्धि दर कितना था प्यारे बच्चे, वो था आपका यहाँ पे 6.30%। ठीक है, उसके बाद में चलते हैं कुल व्यक्ति, मतलब 2011 की जनगणना के अनुसार कितने व्यक्ति थे, लगभग कितने व्यक्ति थे प्यारे बच्चे, वो थे आपके लगभग 121 करोड़। लगभग में आपसे क्वेश्चन पूछता है, आंकड़ों से क्वेश्चन बहुत ही रेयर केस में पूछता है, लगभग पूछता है। कुल जनसंख्या कितनी थी प्यारे बच्चे, वो थी आपकी 121 करोड़। कुल पुरुष 2011 की जनगणना के अनुसार कुल मेल कितने थे, वो थे यहाँ पे प्रतिशत में। आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा या पूछेगा आपसे परसेंट में, कितने लोग थे 62.33 करोड़, 62.33 करोड़। और उसके बाद में कितने प्रतिशत थे, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछता है कि 2011 के अनुसार कितने पुरुष थे, तो कितने पुरुष थे भाई साहब, कितने थे आपके 51.47%, 51.47%। कुल महिला कितनी थी, कुल महिला कितनी थी भाई साहब 48.53%। कितनी थी प्यारे बच्चे 48.53%, या आप कह सकते हैं 58.76 करोड़। ठीक है, 58.76 करोड़।
0 से 6 वर्ष आयु की जनसंख्या कितनी थी? वो कितनी थी प्यारे बच्चे? वो थी आपकी 13.60%। कितनी थी प्यारे बच्चे? 13.60%। और इसका आपको एक शॉर्ट नोट्स बनाना है, ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है डिटेल में, लेकिन एक शॉर्ट नोट्स आपका एक आंकड़ों के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा और रामबाण भी रहेगा, ठीक है। आप जब आपका एग्जाम का समय है तो आप इसे नोट्स को एक बार देख करके जाएं, जिससे आपको फैक्ट याद हो जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। साक्षरता दर, और भाई साहब तबदियत बिल्कुल स्थिति सही नहीं है। ये क्लास इसलिए लिए क्योंकि आपका एलपी सीबीटी का एग्जाम आने वाला है, आपका आरपीएफ का एग्जाम 102 दिन के बाद आने वाला है। तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा रामबाण साबित होगी। जो आपकी साक्षरता की क्लास है वो लाता हूँ मैं कल, और जितने भी आपके फैक्ट है जनगणना से बनने वाले या आपके जनगणना से क्वेश्चन आते हैं, मैं इससे पहले पूरा पेपर का एनालिसिस करके ही आता हूँ। मतलब कहीं ना जिन जिन एग्जामों में वो क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं तो उन क्वेश्चनों को मैंने इस क्लास में भी समेटने का काम किया है। ये क्लास आप एक बार देख जाना और भाई साहब फिर एग्जाम हॉल से आकर बताना कि आपके भाई ने आपके लिए क्या किया है, ठीक है। और भाई साहब थोड़ा सा तबीयत सही नहीं है तो आपसे एक क्वेश्चन और स्लाइड करा देता हूं कि 2011 की जनसंख्या के अनुसार, जनगणना के अनुसार पुरुष साक्षरता दर, जो आपकी पुरुष साक्षरता दर थी वो कितनी थी प्यारे बच्चे? वो थी आपकी 82.14%। आपसे ये क्वेश्चन भी प्यारे बच्चे जरूर क्वेश्चन पूछता है। क्या क्वेश्चन पूछता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार वो मेल साक्षरता या मेल लिटरेसी कितनी थी? तो कितनी थी प्यारे बच्चे? 82.14%। उसके बाद में महिला साक्षरता दर कितनी थी 2011 की जनगणना के अनुसार? साक्षरता दर मतलब जो पढ़े लिखे हैं, ठीक है, वो कितने थे? 65.46%। कितने भाई साहब? 65.46%, 65.46%। उसके बाद में जनघनत्व, जनघनत्व मतलब कितने वर्ग किलोमीटर में कितने पर व्यक्ति रह रहा है? तो भाई साहब 382, जो आपकी 2011 की जनगणना थी उसमें कितने व्यक्ति पर व्यक्ति कितने वर्ग किलोमीटर रह रहा था? 382 वर्ग किलोमीटर में पर व्यक्ति रह रहा था। और यहां पे 2001 में जो आपकी 2001 की जनगणना हुई थी तो इसमें कितना व्यक्ति पर व्यक्ति रह रहा था? 325 वर्ग किलोमीटर में प्रति व्यक्ति रह रहा था। किसकी अनुसार? 2001 की जनगणना के अनुसार। कितनी वृद्धि इसमें हुई है? मतलब इसमें कितनी वृद्धि उधर हुई है? वो हुई है भाई साहब आपकी 57 की। क्यों हुई है भाई साहब 57 की? 382 कब है? 2011 की जनगणना के अनुसार, और 2001 की के अनुसार कितने थे? वो थे आपके 325, और 12 में से 5 गए 7, यहां पे रह गए थे 7, 7 में तो 2 गए आपके 5, तो 57 कितने की हुई है वृद्धि भाई साहब? 57 की, ठीक है। आजादी के बाद पहली जनगणना से कुछ महत्वपूर्ण तुलना, वो क्या थे भाई साहब? 1951 के जो आपके आंकड़े थे उनसे देखते हैं। जनसंख्या कितनी थी? 1 मिनट भाई साहब, 1 मिनट। जी भाई, आजादी के बाद पहली जनगणना से कुछ महत्वपूर्ण तुलना क्या थी? जनसंख्या जब आप आजादी से पहले की पढ़ोगे, मतलब कब की? 1951 में। तो भाई साहब 1951 में आपसे जनसंख्या कितनी थी? यहाँ पे भारत की जनसंख्या कितनी थी? वो थी आपकी 36.10, मतलब 36.10 करोड़। और अब कितनी है? 2001 की जनगणना जब आप पढ़ोगे तो 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी है भाई साहब? 121 करोड़, लगभग 121.08 करोड़, ठीक है। ये आपसे ये आंकड़ा आपको भाई साहब याद रखना है। उसके बाद में साक्षरता दर, मतलब जो आपकी 1951 में साक्षरता दर थी वो कितनी थी प्यारे बच्चे? 18.33%, मतलब 18.33%। जब आप 2011 की जनगणना पढ़ोगे तो यहाँ पे जो आपकी साक्षरता बढ़कर होती है वो कितनी होती है? 74.04%। कितनी भाई साहब? 74.04%, मतलब लगभग 1872, लगभग 4% बढ़ी है। ये आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कितने प्रतिशत लगभग बढ़ी है, तो कितने प्रतिशत मतलब 1872, लगभग 4 पॉइंट कुछ परसेंट यहाँ पे बढ़ी है। जनघनत्व, मतलब यहाँ पे जनघनत्व कितना था? जब 1951 की जनगणना हुई थी तो यहाँ पे जनघनत्व मतलब 117 वर्ग किलोमीटर में प्रति व्यक्ति रह रहा था। अब कितनी है भाई साहब? 2011 की जनगणना के अनुसार ये कितनी है भाई साहब? ये है आपकी 382। और 2001 की जब आप जनगणना पढ़ोगे तो वहां पे कितनी थी? 325 वर्ग किलोमीटर में प्रति व्यक्ति रह रहा था, ठीक है। और अब कितना है? 382 वर्ग किलोमीटर में प्रति व्यक्ति रह रहा है। किसके अनुसार? 2011 की जनगणना के अनुसार।
लिंगानुपात मतलब यहाँ पे सेक्स रेशो क्या है, लिंगानुपात कितना है भाई साहब, अभी 1951 में क्या था, वो था आपका 946। सेक्स रेशो मतलब 1000 पुरुषों के ऊपर कितनी महिलाएं हैं, ठीक है। तो अभी 1951 में कितनी थी, 1000 पुरुषों के ऊपर कितनी थी भाई साहब, 946 महिलाएं थे। अब कितनी है लिंग अनुपात, अब है आपका 943, मतलब 3 घटा है। तो 2011 में कितना है भाई साहब, 1000 पुरुषों के साथ में कितनी महिलाएं हैं, वो है आपकी 943 महिलाएं। लिंग अनुपात सेक्स रेशो, भारत में लिंग अनुपात प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या के रूप में देखा जाता है, ठीक है, वो अभी मैंने आपको बताया है। 2011 के अनुसार देश का लिंगानुपात कितना था, वो था भाई साहब आपका 943, और 2001 में कितना था, वो था आपका 933। ये हमारे भाई साहब टाइपिस्ट महोदय ने ये कर दिया आपका उल्टा। वर्तमान में कितना है, वर्तमान में है भाई साहब आपका 946, और 1951 में था आपका 900। एक मिनट भाई साहब, बोर्ड बप कर रहा है। ये था आपका 943, ठीक है, ये मैंने आपको बता ही दिया। अधिकतम एवं न्यूनतम लिंगानुपात वाले राज्य, ये यहां से क्वेश्चन भी आपसे बनना स्वाभाविक है। वो क्या है भाई साहब, आपसे क्वेश्चन पूछता है कि सबसे ज्यादा अधिकतम व न्यूनतम लिंगानुपात वाले राज्य कौन से हैं। तो अधिकतम में कौन है भाई साहब, सबसे ऊपर अभी तक केरल। केरल का लिंगानुपात क्या है, 1000 पुरुषों के ऊपर कितनी महिलाएं हैं, वो है आपकी 1084, मतलब 84 अधिक है यहाँ पे, कहाँ पे, केरल में। दूसरा स्थान कौन सा है, दूसरा स्थान है अपना तमिलनाडु का। तमिलनाडु में कितने कितने पुरुषों के ऊपर, 1000 पुरुषों के ऊपर यहाँ पे आपकी 946 महिलाएं हैं। और न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले भाई साहब अपना हरियाणा, और मतलब अब तो आधार जो है सुधरने वाले हैं, जब 2025 या 26 की जनगणना होगी तो हरियाणा का जो आपका सेक्स रेशो था उस टाइम पर न्यूनतम था, वो कितना था, 879, ठीक है। अधिकतम एवं न्यूनतम लिंगानुपात वाले जो राज्य हैं वो कौन से हैं भाई साहब, स्टेट में केरल। केरल का क्या है आपका 1084, मैंने अभी आपको बताया। दूसरा स्थान किसका है, तमिलनाडु का, कितने हैं भाई साहब, 996। और न्यूनतम में कौन है भाई साहब, वो कौन है अपना हरियाणा। आगे पढ़ते हैं। अधिकतम एवं न्यूनतम लिंगानुपात वाले यूटी, मतलब केंद्र शासित प्रदेश में अधिकतम किसका है, वो किसका है आपका पुडुचेरी का। कितने हैं भाई साहब, 1000 पुरुषों के ऊपर कितनी महिलाएं हैं, 1037 महिलाएं। दूसरा स्थान कौन सा है, दूसरा स्थान है आपका लक्षद्वीप का, 1000 पुरुषों के ऊपर कितनी महिलाएं हैं, वो है आपकी 947। और न्यूनतम में किस केंद्र शासित प्रदेश का सेक्स रेशो सबसे कम रहा है, किस केंद्र शासित प्रदेश का, दमन एवं दीव। भाई साहब इनका दमन हो गया, तो दमन हो गया तो कितने बचे, 618, मतलब 1000 पुरुषों के ऊपर कितनी महिलाएं हैं, वो है आपकी 618 महिलाएं। शीर्ष लिंगानुपात वाले जिले, मतलब ये क्वेश्चन भी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। वो क्वेश्चन क्या है भाई साहब, वो है आपका शीर्ष लिंगानुपात वाले जिले, वो कौन सा है, माहे। माहे कहां पड़ता है, पुडुचेरी के अंदर। पुडुचेरी का एक जिला है माहे, वहां का सेक्स रेशो मतलब लिंगानुपात कितना है भाई साहब, 1000 पुरुषों के ऊपर कितनी महिलाएं हैं, 1176 महिलाएं हैं। अल्मोड़ा उत्तराखंड का एक जिला पड़ता है जिसका नाम है अल्मोड़ा, वहां का सेक्स रेशो क्या है प्यारे बच्चे, वो है आपका 1139, मतलब 1000 पुरुषों के ऊपर कितनी महिलाएं हैं, वो है आपकी 1139 महिलाएं। न्यूनतम लिंगानुपात वाले 2 जिले, मतलब मिनिमम सेक्स रेशो कहां का है 2 जिलों का प्यारे बच्चे, पहला याद रखना है आपको दमन। भाई साहब इनका तो दमन और दीव का तो क्या हो गया था, दमन मतलब दबा कर रखा है इन लोगों को, तो सबसे कम कहां का है, दमन और दीव। दमन और दीव का एक जिला है यहाँ पे आपका दमन, उसका यहाँ पे लिंगानुपात सेक्स रेशो कितना है भाई साहब, 1000 पुरुषों के ऊपर 533, मतलब लगभग आधा, ठीक है। लेह, लद्दाख का एक जिला है लेह और जम्मू कश्मीर, वहां का तो वहां का जो आपका सेक्स रेशो है न्यूनतम में वो कितना है प्यारे बच्चे, वो है आपका 690, मतलब 1000 पुरुषों के ऊपर कितनी महिलाएं हैं, 690। साक्षरता दर, मतलब साक्षरता दर मतलब पढ़े लिखे लोग कितने हैं यहाँ पे, लिटरेसी रेट क्या है। 1951 में भारत की साक्षरता दर कितनी थी, वो थी प्यारे बच्चे 18.33%, मतलब 18.33% यहाँ पे पढ़े लिखे थे। कब थे, 1951, जब हम नए नए आजाद हुए थे। 2001 में जब जनगणना हुई तो उसमें कितने प्रतिशत पढ़े हुए आए, 64.8% यहाँ पे साक्षरता दर आई। उसके बाद में जनगणना जब 2011 की हुई तो उसमें साक्षरता दर कितनी थी, उसमें थी प्यारे बच्चे 74.04%, मतलब कुल कितनी थी, 74.04% यहाँ पे साक्षरता दर आई, ठीक है। आप मुझे बताओगे, क्या बताओगे, आपसे एक होमवर्क का क्वेश्चन पूछता हूं, क्या क्वेश्चन है भाई साहब आपका होमवर्क का, देखो
आप मुझे बताओगे 2011 की या 2011 में जनगणना आयुक्त कौन थे? जनगणना जनगणना आयुक्त कौन थे? और भाई साहब जो आपका अच्छा बच्चा होगा या आपका जो अच्छा विद्यार्थी होगा वो इस क्वेश्चन का आंसर जरूर देगा। देखो, जो आपका अच्छा विद्यार्थी होगा वो आंसर जरूर देगा। और ये आपका आंसर देना है क्लास खत्म होने के बाद। कहाँ देना है? ये देना है अपना होमवर्क में। और होमवर्क में कहाँ लिखना है ये क्वेश्चन? कमेंट बॉक्स में। कहाँ पे? कमेंट बॉक्स में। और भाई साहब हम आपसे पैसे तो नहीं ले रहे हैं, मतलब इतनी मेहनत कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? आपके लिए तो कर रहे हैं। और जब आप क्लास देखते हैं तो भाई साहब एक तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपको क्लास अच्छी लगती है तो ये कमेंट्स भी अपने मतलब कमेंट्स बॉक्स में लिखना ना भूले, जो आपका आंसर इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है। और भाई साहब कुछ करने के लिए कुछ खोना पड़ता है, ऐसा तो कुछ नहीं है। जब आप मंदिर में भी जाते हैं तो वहां भी प्रसाद चढ़ाते हैं, तो भाई साहब प्रसाद तो यहाँ पे आपको लेना नहीं है। तो गुरु दक्षिणा के नाम पे आप एक लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स में ना लिखना, अपने सुझाव भी लिखना ना भूले। इन्हीं शब्दों के साथ में नमस्कार, जय हिंद।